वेलकम बैक। पीएसएल पवेलियन के अंदर आपको एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, जो न्यूज़ ब्रेक आया था उससे पहले, कि कौन मैच जीतेगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड या मुल्तान सुल्तान। और हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना दूसरा मैच जो है कंटिन्यू जीता है। 47 रन से मुल्तान सुल्तान को जो है उन्होंने शिकस्त दी है और इस तरह दूसरा मैच जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल के ऊपर अपनी पोजीशन भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है मुस्तहकम की है। क्या खास बात रही इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग और बैटिंग के अंदर, और क्या खामियां रहीं इस मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग और बैटिंग के अंदर, और कप्तानी के अंदर क्या क्लॉज थे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट अली अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली, क्या वजूहात लग रही हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो हम बात करेंगे बाद में, मुल्तान सुल्तान की टीम को क्या हो गया है? मोहम्मद रिजवान की कप्तानी क्यों मान पड़ती हुई नजर आ रही है? क्या उनके पास अच्छे खिलाड़ी नहीं है, सही पिक नहीं किया उन्होंने, या फिर जो खिलाड़ी हैं वो फॉर्म में नहीं है? आपको क्या वजूहात नजर आ रही हैं? 47 रन की एक और हार उनके नाम आ गई है। बिल्कुल जी, पहले तो आज 7वां मैच था पीएसएल का, और पीएसएल के अंदर 6 मैचेस जो हैं वो वन साइडेड मैचेस हुए हैं, कोई मुकाबला हमें नजर ही नहीं आया। फिर और सिर्फ एक ऐसा मैच हुआ कराची और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, जो कराची में मैच हुआ था, वो मुकाबला जो कांटेदार हमें नजर आया, तो पता चल रहा था कि पीएसएल हो रही है। बाकी 6 मैचेस ऐसे ही हुए हैं कि पहले हमें पता चल रहा है कि किस टीम ने जीतना है, किस टीम ने हारना। वन साइडेड 6 मैचेस हुए हैं। फिर आपके सवाल के ऊपर आते हैं जी, आपने कहा कि मुल्तान सुल्तान क्यों हार रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला ही क्यों किया है। अगर आप कहते हैं कि ड्यू फैक्टर की वजह से, इतनी सर्दी तो पड़ ही नहीं रही। आप जिस तरह पाकिस्तान का आजकल वेदर है, अगर आज की भी बात कर लें तो इतनी सर्दी वहां पे नहीं है कि ड्यू फैक्टर की वजह से जो ना मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीत के पहले जो है ना बॉलिंग का फैसला किया। बॉलिंग का फैसला किया तो उनका फैसला दुरुस्त साबित नहीं हुआ। फिर मोहम्मद हुसनैन, आप हमेशा जब पाकिस्तान टीम में भी होते हैं उनको प्रॉपर चांस नहीं दिया जाता, जब वो किसी फ्रेंचाइज में भी होते हैं प्रॉपर चांस नहीं दिया जा रहा। सिर्फ मैं उनसे 2 ही ओवर करवाए हैं, और ओवर भी उनको तब करवाए हैं 11-12 ओवर के बाद। कम से कम उस बॉलर से आप नया बॉल तो करवाएं, नए बॉल से आपको विकेट दिलवा सकता था। तो अगर हम बात कर लें मुल्तान सुल्तान की कम्बिनेशन के ऊपर, मुल्तान सुल्तान के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है ना, कोई भी टूर्नामेंट है या कोई भी टीम है, टीम के अंदर आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स ने परफॉर्म करना होता है तो फिर आपकी टीम जीतती है। अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात कर ले तो पेशावर ज़ल्मी अपने 2 मैचेस आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी नाकामी है बाबर परफॉर्म नहीं कर रही है। साइम अयूब ने दूसरे मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यही हाल मुल्तान सुल्तान है। मुल्तान सुल्तान के अंदर उस्मान खान परफॉर्म नहीं कर रहे, या मोहम्मद रिजवान ने आज मैच में कुछ नहीं किया। तैयब तहर को हमने आज बाहर बिठा दिया। 2 तब्दीली की हैं आज जो है ना मुल्तान सुल्तान ने। शाहिद अजीज को बाहर बिठा दिया, तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रही है मुल्तान सुल्तान। अब देखें नेक्स्ट मैच, क्योंकि पहले 2 मैच तो वो हार चुकी है, तो अब नेक्स्ट मैच के अंदर क्या चेंजिंग करती है मुल्तान सुल्तान, ये अब देखना बाकी है। बाकी मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी की आपने बात की, तो कैप्टनसी भी हमें उस तरह नजर नहीं आ रही जो उन्होंने लास्ट 3 से 4 पीएसएल में वो करते रहे हैं। बड़े इस दफा जो है ना डाउन से मुझे नजर आ रहे हैं मोहम्मद रिजवान। जो पहले इनके अंदर एग्रेशन होता था, ये कूल होते थे, वो इस दफा हमें नजर नहीं आ रहे। थोड़े चेंज नजर आ रहे हैं, बैटिंग में भी इस तरह नजर नहीं आ रहे, फील्डिंग में भी नजर नहीं आ रहे। तो पहले तो वो हर प्लेयर को बैक करते थे और प्लेयर को जो है ना समझाते भी थे। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान टीम जब हार के आई है ना, वो प्रेशर अभी तक मोहम्मद रिजवान के ऊपर है, बाबर आजम के ऊपर है। वो इस प्रेशर से अभी तक निकल ही नहीं पा रही है दोनों हमारे प्लेयर। अच्छा, बैटिंग हमारी मैच समरी जो है मुल्तान की, वो भी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। मोहम्मद रिजवान कामयाब तरीन खिलाड़ी रहे। उनकी बैटिंग जो है 38 रन के ऊपर जो है वो ख़त्म हुई 27 बॉलों के ऊपर, और दूसरे कामयाब खिलाड़ी थे इफ्तिखार अहमद। 26 बॉलों के ऊपर 32 रन चाहिए थे उनको। अच्छा अली, जिस तरह की अप्रोच की हमने देखी है बात, 200 रन अगर स्कोर बोर्ड के ऊपर लगा हो तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वैसी अप्रोच बिल्कुल नज़र नहीं आई। मोहम्मद रिजवान को भी हमने लग रहा था जैसे न्यूजीलैंड की पिचेस हैं वहाँ पर सीरीज़ हो रही है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, जिस तरह वहाँ बाउंस आ रहा था और जिस तरह रिजवान वहाँ पर खेलने के ऊपर परेशान हो रहे थे, वैसी सूरत हाल यहाँ पर लगी। तो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के अंदर तो मसले हैं ही, अब उनकी बैटिंग के अंदर भी मसाइल शुरू हो गए हैं। उस तरह का रिदम और उस तरह की जो कारकर्दगी है अपनी टीम को जितवाने की, वो भी नजर नहीं आ रही एज अ कप्तान। देखिए, मोहम्मद रिजवान दुनिया के किसी भी कोने में या किसी भी ग्राउंड में चले जाए, उनका बैटिंग स्टाइल यही है, उन्होंने इसी तरह ही खेलना है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, ठुमके जिस तरह लग रहे होते हैं, तो मोहम्मद रिजवान के ऐसे न्यूजीलैंड में भी ठुमके लगे थे, इधर भी ठुमके लगे हुए हैं। वो नेचुरल बैट्समैन तो है नहीं, विकेट कीपर बैट्समैन है। तो प्रॉपर बैट्समैन की हम उनको उस तरह नहीं रेट कर सकते जिस तरह बाबर आजम को करते हैं, या हम अदर प्लेयर्स को करते हैं, या सलमान अली आगा को करते हैं कि बड़ी उनकी टेक्निकल वो बड़े साउंड नहीं है, जिसके अंदर अब्दुल्ला शफीक को भी हम इंक्लूड करेंगे।
मोहम्मद रिजवान की आपने स्ट्राइक रेट की बात की, देखिए मोहम्मद रिजवान हमेशा आपको इसी तरह ही पाएंगे और हमने उनके ऊपर तनकीद भी काफी ज्यादा की है और हमेशा ऐसे ही होती रही है बाबर रिजवान के ऊपर कि पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करते। आप 200 रन चेस करने जा रहे हैं और आपका स्ट्राइक रेट 140 है, तो मेरे ख्याल से इस स्ट्राइक रेट के साथ जो है ना आप 200 प्लस रन नहीं चेस कर सकते। फिर आपके जो नीचे बैट्समैन आते हैं ना उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। जिस तरह हमने देखा कामरान गुलाम के ऊपर हमने प्रेशर देखा या ब्रेसवेल के ऊपर प्रेशर देखा। अब नीचे आ जाए अगर हम इफ्तिखार अहमद के ऊपर आते हैं ना, तो इफ्तिखार अहमद के साथ हमारे टेल एंडर जो है ना, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि क्रिकेटिंग सेंस कब इन प्लेयर्स को आएगी कि आपके दूसरे हैंड पे प्रॉपर बैट्समैन खड़ा हुआ है। इफ्तिखार अहमद जिस तरह आउट हुए, ओसामा मीर या जिस तरह क्रिस जॉर्डन आउट हुए या अदर प्लेयर्स इनके साथ आउट होते रहे, किसी के साथ नहीं दिया उनका इफ्तिखार अहमद का। कोई एक प्लेयर के साथ देखें, जब आपके पास प्रॉपर बैट्समैन सेट होता है ना, तो टेल एंडर को यही कहा जाता है कि आपने स्ट्राइक रोटेट करना है, रोटेट करके आप चांस से दूसरी हैंड दूसरे प्लेयर को। लेकिन इस तरह का भी कोई किसी प्लेयर ने जो ना जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान जो है ना आज बुरी तरह तो अपना दूसरा मैच हार चुकी है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरह के बयानात आपको पता है अली तरीन ने PSL शुरू होने से पहले दिए थे, वो बयानात मुझे लग रहा है कि उनके गले जो है ना आहिस्ता खुद ही पड़ रहे हैं। अच्छा अली, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की हम बात करते हैं। हम चाहेंगे कि उनकी बैटिंग ऑर्डर भी मैच समरी के तौर पर दिखाया जाए। साहबजादा फरहान की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने पाकिस्तान कप के अंदर जिस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, T20 कप जो हुआ था, और उसके बाद अब जब वो PSL खेल रहे हैं, अब हमको फैसला कर लेना चाहिए अली के साहबजादा फरहान को जब भी पाकिस्तानी टीम के लिए पिक किया जाएगा उनको एज अ ओपनर खिलाया जाएगा, मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर उनको जाया नहीं किया जाएगा। ऐसा ही है? बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया। देखें ये आपके या मेरे कहने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमारी बात तो नहीं मान लेनी, ज्यादती होगी और ज्यादती होगी भी। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि साहबजादा फरहान को सिलेक्ट करें और साहबजादा फरहान को बतौर ओपनर ही खिलाया जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम या हसन नवाज या मोहम्मद हारिस विकेट कीपर या साइम अयूब या फखर जमान, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने 1-2 साल 3 साल के अंदर अंदर ओपन किया पाकिस्तान की जान से T20 के अंदर। क्या आपको लगता है मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम अपनी जगह छोड़ देंगे या फखर जमान छोड़ देंगे या मोहम्मद हारिस छोड़ देंगे या हसन नवाज छोड़ देंगे या साइम अयूब छोड़ देंगे? थोड़ा मुश्किल है। लेकिन साहबजादा फरहान को अगर आपने पिक करना है तो आप उनको बतौर ओपनर ही खिलाएं, क्योंकि उन्हें बतौर ओपनर ही परफॉर्म किया, नेशनल T20 के अंदर परफॉर्म किया, उसके बाद PSL के अंदर परफॉर्म किया। इस टाइम सबसे ज्यादा रन करने वाले PSL के अंदर अभी तक साहबजादा फरहान ही है। 3 मैचेस खेले हैं, एक मैच में उन्होंने 100 किया, आज वाले मैच में इन्होंने 50 किया, बड़ा शानदार 50 किया। और मैं कहता हूँ कि वो अपनी लाइफ की बेस्ट इस टाइम जो है ना परफॉर्मेंस के ऊपर है। इस टाइम उनको PSL के बाद जो है ना मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जो टॉप स्कोरर बनेंगे या टॉप 5 में तो कंपलसरी होंगे ना, वो जरूर होंगे। तो PSL खत्म होने के बाद उनको पाकिस्तान टीम में कंसीडर किया जाए अगेंस्ट बांग्लादेश सीरीज, जो हमारे पहले वनडे मैचेस हुए थे, जो अब T20 मैचेस होंगे उस सीरीज के लिए इनको शामिल किया जाए, उनको बतौर ओपनर खिलाया जाए और इनको तैयार किया जाए आगे जो हमारा एशिया कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए। ये नहीं है आप इनको सिलेक्ट कर ले, सिलेक्ट करने के बाद चांस ना दे, चांस अगर दें तो आप तीसरे चौथे या 5वें नंबर की खिलाएं। ये ज्यादती होगी साहबजादा फरहान के साथ। अगर आपने सिलेक्ट करना है इनको बतौर ओपनर खिलाएं, ज्यादती ना करें किसी के साथ। जिसका जो हक है वो हक उसको दें। अगर आप जब तक जिसको हक अदा नहीं देंगे तो वो ज्यादती होगी, उस तरह परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। आज मैंने हैदर अली को देखा, मुझे एक बात की खुशी भी हुई है, एक बात का अफसोस भी हुआ है। खुशी मुझे इस बात की हुई है, नीचे से आए हैं, 16 बॉल्स पे उन्होंने 33 रन किए हैं, 206 का उनका स्ट्राइक रेट था। आप देखे हैं कि 5वें 6ठे नंबर पे आके यहाँ पे खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दुख मुझे इस बात का हुआ है कि आजम खान को कंसिस्टेंटली हम चांसेस दे रहे हैं। आजम खान को हमने लास्ट PSL के अंदर भी 10 के 10 मैचेस में चांसेस दिए, 1 या 2 मैचेस जितवाए। आज 3 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के हो गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना आजम खान को 2 डाउन ही उनको बैटिंग करवा रहे हैं। शादाब खान के बाद वो बैटिंग करने आ जा रहा है। वाई नॉट हैदर अली को यहाँ क्यों नहीं चांसेस दिए जा रहे? क्या आजम खान मोइन खान के बेटे हैं इसलिए उनको चांसेस दिए जा रहे हैं? हैदर अली किसी टेस्ट क्रिकेटर के बेटे नहीं है, उनको उस तरह चांसेस नहीं दिए जा रहे। हैदर अली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको आप कंसीडर करें ऊपर वाले नंबर के लिए। आजम खान से नहीं परफॉर्म हो रहा तो उनको आप कहेंगे आप नीचे खेलें, आप विकेट कीपिंग करें। आप उनकी कीपिंग भी देख रहे हैं कि कीपिंग भी पे वसूल कर रहे हैं, सीधे सीधे कैचेस ड्रॉप कर देते हैं, सीधे आज 2 चौके उन्होंने करवा दिए हाथ से। कि ये विकेट कीपर का क्राइटेरिया होता है आपको।
आपको पता ही नहीं है कि आपने कीपिंग किस तरह करनी है, फिर बैटिंग किस तरह करनी है। तो पाकिस्तान के अंदर जब ये कल्चर खत्म नहीं ना होगा, ये वाला कल्चर के टेस्ट प्लेयर्स के बेटे खेलेंगे तो गरीब का बेटा नहीं खेलेगा, तो क्रिकेट कभी भी आपकी ग्रोम नहीं करेगी। तो हैदर अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, इनके साथ शादाब खान थोड़े अच्छे टच में नजर आए हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पीएसएल के अंदर आप देखें जो टीम डोमिनेट कर रही है ना, उनके फॉरेन प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का हमने देखा है कि मुनरो हर मैच के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम लाहौर के अंदर की बात कर लें तो सैम बिलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, डैरल मिचेल परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह कराची किंग जो मैच आ रही है जीती है, उसके अंदर जेम्स विंस ने 100 किया है। तो फॉरेन प्लेयर्स का जो काफी ज्यादा, और इस्लामाबाद के एक और जेसन होल्डर ने भी आज 4 खिलाड़ियों को अली आउट किया और 9 विकेट लेकर वो टॉप के ऊपर है। बिल्कुल आपने सही बात की है। जेसन होल्डर इस टाइम जो है ना लीडिंग विकेट टेकर है पीएसएल के अंदर। जिस तरह आपने बताया उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, बड़ी शानदार और बड़ी खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं। थोड़ा से पाकिस्तानी बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं कि थोड़े दराज का दिए हैं जेसन होल्डर, और जो शॉर्ट पिच बॉल्स आती है ना, उसमें हमारे थोड़े बैट्समैन जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। जिस तरह कामरान गुलाम तो आउट हुए, मैंने देख रहा था मैच के अंदर, तो शॉर्ट पिच जो भी बॉल आ रहा था हमारे बैट्समैन अगेंस्ट जेसन होल्डर जो है ना स्ट्रगल कर रहे थे। थोड़ा सा जो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड तो अभी एक मैच भी नहीं हारी हुई, मुल्तान सुल्तान को सोचना पड़ेगा, पेशावर ज़ल्मी को सोचना पड़ेगा अगर वो चेंजिंग नहीं करेंगे। इतना कोई उनका बड़ा स्क्वाड नहीं है। मैं देख रहा था मुल्तान सुल्तान का कि जो बाहर भी प्लेयर्स बैठे हुए हैं, कोई इतने को खास प्लेयर नजर नहीं आ रहे। बेस्ट प्लेइंग 11 खिला रही है। हाँ ये हो सकता है उसामा मीर इस दफा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, फैसल अकरम को कंसीडर किया जा सकता है, जैसे तैयब तार को बाहर किया, उस्मान खान यहाँ पे यासिर खान को ऐड किया जा सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा वो लड़का परफॉर्म कर गया है। इसी तरह अगर पेशावर में चले जाए अब्दुल समद को चांसेस मिल सकते हैं, क्वेटा में चले जाए हसीबुल्लाह को चांसेस मिल सकते हैं। तो अपने डोमेस्टिक प्लेयर जो आपके परफॉर्म करेंगे उनको जी अली, बहुत माजरत के साथ वक्त की कमी है, वरना इतनी बातें हैं कि पूरी रात बीत जाए ये बातें खत्म ना हो। अली बहुत शुक्रिया आपका। अली अहमद हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और बताते हैं, खुलकर अपनी बात का इजहार करते हैं। अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है 2 मैचेस खेलकर दोनों मैचेस बड़े बेहतरीन वाले जीतकर जो है वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर पहले नंबर के ऊपर मौजूद है, और दीगर टीमें जो हैं वो उनको फॉलो करती हुई नजर आ रही हैं। लाहौर कलंदर की टीम जो है वो इस वक्त दूसरे नंबर पर है, और दीगर टीमों की सूरत हाल जो भी स्टैंडिंग्स बनी हुई हैं वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी ये 2 ऐसी टीमें हैं जिनको अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जो उनके पास खिलाड़ी हैं उनको किस तरह यूटिलाइज करना है और किस तरह उनकी जो फॉर्म गई हुई है उसको वापस लेकर आना है, और इसी पीएसएल के अंदर इनको ये तमाम तर चीज़ें फाइनल करनी है, ताकि अगर पीएसएल का टाइटल जीतना है, फाइनल तक जाना है, तो ये वाली सूरत हाल जो है इसको ख़त्म करना होगा। पॉइंट्स टेबल आपने देखा, कल पीएसएल के प्रोग्राम्स के अंदर पीएसएल का जो शेड्यूल है उसके अंदर गैप का दिन है, तमाम टीमें आराम करेंगी, और परसों जो मैच है वो कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान है। अब देखना यह है कि कोयटा की टीम जो है वो मैच जीतती है या कराची की टीम। दोनों टीमें जो हैं एक एक मैच जीतकर 2-2 पॉइंट्स अपने नाम कर चुकी हैं। पॉइंट्स लेने के लिए ये मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है। परसों आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे जब पीएसएल का मैच होगा, और उसमें क्या सूरत हाल रहेगी उस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। जब तक के लिए साजिद हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।